हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हम इस ट्यूटोरियल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा क्विक रिवीजन कराने वाला हूं डेटा स्ट्रक्चर का, जो कि एकेटिव एग्जाम में 7 तारीख को पेपर है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, इसमें बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे हम। पहली बात तो ये है। इसके बाद में हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं, जल्दी से जल्दी हो सकता है हम अपना पूरा सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो और भी डिवाइसेस सब्सक्राइब करा सकते हैं, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए। सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? इसमें लिखा है ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए सिस्टमेटिक वे of organizing and managing data in a computer so that data can be accessed, updated and processed efficiently। यानी कि कहने का मतलब यह है, एक तरह की एक सिस्टमेटिक वे है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए और मैनेजिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि सर्चिंग हुआ, ट्रैवर्सिंग हुआ। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसमें हम लोग बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? हमारा जो भी डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए और बेटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम कभी कभी जो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी हम मिस्टेक यूज कर लेते हैं, कभी कभी क्यों कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम डिपेंडेंट होता है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख सकते हैं आप एग्जाम में, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड स्टोर डेटा एफिशिएंटली। ठीक है। ये कहते हैं इम्प्रूव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस यूटिलाइजेशन। हम डेटा स्ट्रक्चर इसलिए भी यूज करते हैं कि इसके हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी इम्प्रूव कर सकें एंड स्पेस यूटिलाइजेशन भी अच्छा बेहतर बन सके। ठीक है। डिफाइन डेटा प्लस ऑपरेशन। ऑपरेशन जो मैंने बताया है, जैसे इंसर्ट हुआ, डिलीट हुआ, फैच हुआ। ठीक है। ये सब कुछ ऑपरेशन हुआ। हेल्प इन फास्ट सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड अपडेटिंग। तो यह हेल्प करता है सर्चिंग के लिए भी, इसमें सॉर्टिंग भी की जा सकती किया जाता है। ठीक है। आगे पढ़ेंगे सॉर्टिंग भी। अपडेट, डेटा को अगर अपडेट करना है तो अपडेट भी किया जा सकता है। ठीक है। यूज इन ऑलमोस्ट ऑल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इस कहने का मतलब है जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सभी में डेटा स्ट्रक्चर का तो यूज मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी रिड्यूस करने के लिए इन दोनों का यूज तो करना ही पड़ेगा और बेटर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है। अब इजी लैंग्वेज से समझते हैं। कंप्यूटर में डेटा रैंडमली रख दिया जाए तो उसको फाइंड करने और अपडेट करने में बहुत ही स्लो हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अगर रैंडमली डेटा को अगर रख दिया जाएगा तो उसमें हम लोग सर्चिंग नहीं कर पाएंगे। सर्चिंग थोड़ा मुश्किल रहेगा, कर तो सकते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल रहेगी करने में। ठीक है। अगर डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके एक प्रॉपर डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाए, जैसे एक लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होती हैं, हम सीधे जाते हैं और वहाँ से एक बुक ले सकते हैं। अगर लाइब्रेरी में रैंडमली बुक रख दिया जाए तो आप बुक उठा नहीं सकते, कम से कम 2 घंटा लगेगा उठाने में। ठीक है। तब आपको मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा के लिए। ठीक है। डेटा कैसे स्टोर होगा, डेटा कैसे एक्सेस होगा और डेटा पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ठीक है। ऑपरेशन मीन्स जैसे कि इंसर्शन करना है, डिलीशन करना है, ट्रैवर्सिंग करना है, सर्चिंग करना है, ये सब चीज़ें। ठीक है। इसमें ये एक एग्जांपल है, जैसे कि अगर फिक्स साइज डेटा है तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? एरे का यूज कर सकते हैं। ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। अगर डायनामिकली मेमोरी चाहिए तो हम लिंक लिस्ट का यूज कर सकते हैं। अगर हमको लीफो रूल लगाना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसे बोलते हैं फिलोबी, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है। तो ये स्टैक का यूज कर सकते हैं हम लोग। ये सब डेटा स्ट्रक्चर हैं। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे लाइब्रेरीज हुआ, रेलवे क्यूज हुआ। ठीक है। लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक्स अरेंजमेंट प्रॉपरली लगा रहता है। डेटा स्ट्रक्चर यूज इसमें भी किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यह है डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव में क्या होता है, प्रिमिटिव में जो भी प्री डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन, ये सब होता है। ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं? नॉन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वह होते हैं जो प्रिमिटिव की हेल्प से हम ड्राइव करते हैं, ये यूजर डिफाइन होते हैं। ठीक है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से हम करते हैं उसको ड्राइव। ठीक है। और यह नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक लीनियर होता है, एक नॉन लीनियर होता है। लीनियर जो एक प्रॉपर वे में चले उसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि वन
4 5 10 ऐसे चले, यानी कि नॉन लीनियर वे में चले, यानी हायरार्किकल वे में चले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम डेटा क्या होता है। डेटा रेफर टू रॉ फैक्ट एंड फिगर सच एज नंबर, कैरेक्टर और सिंबल्स, यानी कि जो भी डेटा होता है, या फिर नंबर होगा, कैरेक्टर होगा, या कोई भी रॉ डेटा होगा, ये सब आता है हमारा डेटा टाइप में। ठीक है, जैसे डेटा, जैसे मार्क्स हुआ या नेम हुआ, तो ये सब किस में आएगा, ये सब आएगा डेटा में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। दूसरा है डेटा आइटम। डेटा आइटम क्या होता है, यह एक सिंगल डेटा होता है, यानी सिंगल यूनिट ऑफ डेटा, जैसे कि एज, एज एक सिंगल डेटा है ना, जैसे 20 है। ठीक है, तो ये हमारी किस कैटेगरी में आता है, ये आता है डेटा आइटम की। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं ग्रुप आइटम। ग्रुप आइटम में आप लोग समझ रहे होंगे, इसमें ग्रुप ऑफ डेटा होता है, जैसे कि रोल नंबर हुआ, नेम हुआ, मार्क्स हुआ, ये सब। ठीक है, एलिमेंट्री डेटा। एलिमेंट्री डेटा जो कैन नॉट डिवाइडेबल हो फर्दर और पार्ट में। ठीक है, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री डेटा। जैसा मेल, अब मेल थोड़ा ना डिवाइड होगा किसी में। ठीक है, ऐसा मैं बता रहा हूँ। एंड एंटिटी, एंटिटी, एन एंटिटी इज ए रियल वर्ड ऑब्जेक्ट अबाउट विच डेटा इज स्टोर, यानी कि यह एक एंटिटी बताता है। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट की कोई भी वॉइस है तो वो स्टूडेंट है, तो ये स्टूडेंट एक मतलब एंटिटी हुई। ठीक है, एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई एक एंटिटी है। ठीक है, बुक है तो बुक एक एंटिटी है। ठीक है, एट्रीब्यूट, उसको डिस्क्राइब कैसे कर रहा है, जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसको किस तरह से उसका नाम लेके पुकारेंगे, या उसका रोल नंबर पता हो, या ब्रांच उसकी हो तो वो किस ब्रांच में, तो ये सब एट्रीब्यूट है उसके। ठीक है, फील्ड क्या होता है, ए फील्ड इज ए सिंगल एट्रीब्यूट वैल्यू स्टोर इन मेमोरी, यानी कि यह एक स्टोर करता है मेमोरी में। ठीक है, जैसे कि नेम क्या है, आर्यन है। ठीक है, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या है, ए रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड, जैसे कि इसमें बहुत सारे हो सकता है, जैसे रोल नंबर हुआ, नेम हुआ, मार्क्स हुआ, कैटेगरी भी हो सकती थी। ठीक है, तो ये सब रिकॉर्ड है। फाइल, ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड हमें पता है, रिकॉर्ड ये होता है, यानी कि ये इसका समूह है। स्टूडेंट फाइल, फाइल्स आप समझते हो बहुत सारा डेटा लिखा रहता है, ये सब यानी कि जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो फाइल के अंदर आते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असमटोटिक नोटेशन। ठीक है, ये क्या है, असमटोटिक नोटेशन इज ए मैथमेटिकल वे टू डिस्क्राइब द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इन टर्म ऑफ इनपुट साइज। It help to analyze the performance of an algorithm by ignoring constant factor and lower order term. Asymptotic notation show how an algorithm behave when the input size become very large. Commonly used asymptotic notation बिगो, ओमेगा और थीटा नोटेशन, यानी कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हमारे तीन नोटेशंस आती हैं, जैसे बीगो, बीगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन। ये क्यों यूज करते हैं, जब भी कोई हम एल्गोरिथम यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, हम लोग यही चाहेंगे कि एक अच्छी प्रॉपर प्रॉब्लम को सॉल्व करे और अच्छे से अच्छा, मतलब कम से कम टाइम लगे। ठीक है, इसलिए हम असमटोटिक नोटेशन का यूज करते हैं। इसको क्यों यूज करते हैं, इसमें हम फाइंड करने के लिए हम कौन सी, मतलब कि एल्गोरिथम लगाएं और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखो, यूज्ड टू एनालाइज टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि इसमें हम एनालाइज करते हैं उस एल्गोरिथम की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, हम उसको यूज करेंगे। डिपेंड ऑन इनपुट साइज, अब ऐसा तो नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम एक एल्गोरिथम लिखते हैं तो वो डिपेंड किस पे करती है, वो नंबर ऑफ इनपुट पे डिपेंड करती है हमेशा। ठीक है, इग्नोरिंग कांस्टेंट एंड लोअर ऑर्डर टर्म, यानी कि हम इसमें कांस्टेंट्स को इग्नोर करते हैं। ठीक है, फोकस ऑन ग्रोथ रेट, इसको हम ये देखते हैं कि ये कितने से कितने एक्यूरेट हम इसको यूज करें, क्योंकि ये इसके चांसेस ग्रोथ की और ज़्यादा रहें, आगे चल के हमको इसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, मेन नोटेशन बीगो, ओमेगा, थीटा नोटेशन। ठीक है, और एक ओमेगा नोटेशन, ये आपको तीन नोटेशन याद रखनी है। ठीक है, इसमें इजी वे में एक्सप्लेन किया है,
जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसका परफॉर्मेंस साइज पर डिपेंड रहता है। अगर इनपुट छोटा है तो एल्गोरिथम फास्ट लगता है, अगर जो इनपुट है वो थोड़ा लार्ज है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, मशीन स्पीड मैटर नहीं करती, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैटर नहीं करती। ठीक है, इसमें लॉजिक की एफिशिएंसी कंपेयर होती है हमेशा। ठीक है, इसमें वही एक बेसिक एग्जांपल दिया है। अगर एक एल्गोरिथम एन टाइम काम करता है तो जैसे लीनियर सर्च तो ओमेगा एन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ये सब। तो ये ग्राफ बना है, ग्राफ से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा जो एन स्क्वायर है ये ज़्यादा है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ एन है ये भी ज़्यादा है, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ लॉग एन है ये कम है, तो ये थोड़ा बेस्ट है इन दोनों कंपैरिजन में। ठीक है, टाइप ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशन, तो वीगो ओ नोटेशन होता है। वीगो नोटेशन प्रेजेंट टू वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि यह हमेशा वर्स्ट केस को डिनोट करता है। अब वर्स्ट केस कैसा, जैसे मैंने आपको बोल दिया है, आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसको पहले पढ़ते हैं, रिप्रेजेंट वर्स्ट केस। ये अपर बाउंड हमेशा बताता है, यानी कि कोई एक प्रोग्राम है, उसका हम लोग ये सोचेंगे उसको मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा उसको एग्जीक्यूट होने में, तो ये अपर बाउंड है। मोस्टली वाइडली यूज यही यूज होता है। ठीक है, गारंटी परफॉर्मेंस। ठीक है, ये हमेशा अपर बाउंड, ये याद रखना, अपर बाउंड ये देता है हमेशा। ओमेगा नोटेशन प्रेफर द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, इट गिव्स द लोअर बाउंड ऑफ सो द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट। इसमें हमेशा बेस्ट केस में हमको बेस्ट केस में हमको मिलता है लोअर बाउंड। ठीक है, एंड इसमें मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम रहता है, यानी कि यह कम समय में जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है। और उसमें क्या था, उसमें जो बस्ट केस था, बस्ट केस में ज़्यादा टाइम लगता था, इसमें कम टाइम लगता है। ठीक है, एंड अब पढ़ते हैं थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन रिप्रेजेंट द एवरेज और एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, इट गिव्स बोथ अपर एंड लोअर बाउंड, सो द एल्गोरिथम रनिंग टाइम ग्रो एट द सेम रेट इन ऑल केसेस। ठीक है, तो रिप्रेजेंट एवरेज केस, यानी कि यह ना अपर बाउंड बताएगा ना लोअर बाउंड बताएगा, यह हमेशा एवरेज केस एक देगा। ठीक है, यानी एवरेज सोल्यूशन देगा या एवरेज टाइम इसमें लगेगा। अपर बाउंड या लोअर बाउंड बोथ हो सकता है। ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट नोटेशन है ये, क्योंकि हमेशा ये ना अपर बाउंड देगा ना लोअर बाउंड, एवरेज टाइम में ये एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, इसको देख लीजिए कंपैरिजन टेबल। तो इसमें जो बीगो ओ नोटेशन है ये बस्ट केस यानी मैक्सिमम टाइम लेता है। ओमेगा नोटेशन बेस्ट केस के लिए बेटर है। ठीक है, बेस्ट केस लेगा और मिनिमम टाइम में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो थीटा है, थीटा एवरेज केस है और इसमें जो टाइम लगेगा वो एवरेज लगेगा। ठीक है, ना ही ज़्यादा लगेगा ना ही कम लगेगा, एवरेज टाइम में ये एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब पढ़ते हैं टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ। ठीक है, टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ क्या होता है, इसका कहने का मतलब यही है, तो एक टाइम में आप एक ही चीज़ कर सकते हो, या फिर टाइम को डिक्रीज कर लो स्पेस को बढ़ा दो, या आप स्पेस को डिक्रीज कर दो टाइम को बढ़ा दो। इसका बेसिक का फंडा यही है कि एक चीज़ को आपको बढ़ाना पड़ेगा और एक चीज़ को आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट बस यही है। जैसे ये किस पर डिपेंड करेगा, ये आपकी प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा। अगर आपको नीड है कि हमको कोई भी, जैसे कि मान चलो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अगर वो ईजी टू मतलब एक्सेस हो, इसमें हम फास्ट सर्चिंग कर सकते हैं और कम टाइम में हमको रिजल्ट दे दे, तो हम लोग स्पेस को बढ़ा सकते हैं और टाइम को कम कर सकते हैं। या फिर हम चाहते हैं कि टाइम तो लगे लेकिन स्पेस हमारा ना लगे, तो हम टाइम को बढ़ा सकते हैं और स्पेस को डिक्रीज कर सकते हैं। बेसिक सा फंडा बस यही है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड मेमोरी। ठीक है, मोर स्पेस लेस एग्जीक्यूशन, लेस स्पेस मोर एग्जीक्यूशन, डिपेंड ऑन प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है।
यूज्ड इन एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, यानी कि हम अपने एल्गोरिथम को किस तरह से ऑप्टिमाइज बना सकते हैं, टाइम को डिक्रीज कर लें या फिर स्पेस को डिक्रीज कर लें, एक टाइम में एक को ही कर सकते हैं, ठीक है, दोनों को नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपका कवर हो गया है। अब इसके एडवांटेज क्या है? इम्प्रूव प्रोग्राम परफॉर्मेंस, टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ की बात कर रहा हूँ, एंड हेल्प इन ऑप्टिमाइजेशन, यूजफुल फॉर लार्ज डेटा प्रोसेसिंग, इसमें लार्ज डेटा को भी प्रोसेसिंग किया जा सकता है, ठीक है। डिसएडवांटेज एक्स्ट्रा मेमोरी कॉस्ट है, हार्डवेयर डिपेंडेंसी है, नॉट ऑलवेज अफोर्डेबल, ठीक है, कभी कभी हम लोग टाइम को डिक्रीज करने के चक्कर में हम बहुत सारा स्पेस वेस्ट कर देते हैं ना, ये सब। अब नेक्स्ट है हमारा एडीटी। एडीटी क्या है? एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अगर इसका बेसिक सा फंडा यही है कि अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आप यही चाहेंगे कि यूजर को बस यूजफुल चीज़ें दिखें। जैसे ये मोबाइल है, अब मोबाइल में हम लोग कोई भी ऐप चला रहे हैं, जैसे हम चैट जीपीटी में आपको कोई रिवीजन करा रहा हूँ, अब मैं इसमें बस यही जानता हूँ कि जो इसमें फीचर दिख रहा है बस मैं वही जानता हूँ। अब मैं इसकी वर्किंग थोड़ी ना जान के इंटरेस्टेड हूँ कि ये कैसे लिखा गया है, इसका कोड क्या है, तो इसमें मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ ना। मुझे बस ये है कि मुझे इसको यूज कैसे करना है एंड देन मैं अपना वर्क कर सकूँ इस पर, ठीक है। तो यही होता है एडिट, यानी कि यूज़र को जो यूजफुल चीज़ें हैं वही दिखें, उसको कोड वोड कुछ मत दिखें, ठीक है। ये होता है एडीटी, यानी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है छुपी हुई चीज़ें, यानी छुपी हुई हाइड, कोई भी चीज़ है वो हाइड है, यानी कि जो भी प्रोग्रामिंग लिखी जाती है वो हाइड करके ही लिखी जाती है, यूज़र को दिखता नहीं है, उसको बस एक इंटरफेस दे दिया जाता है, उस पर वो आराम से अपना वर्क कर सकता है, ठीक है। तो यही एडीटी होता है। एडीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, डिफाइन व्हाट डेटा एंड व्हाट ऑपरेशन, यानी क्या क्या डेटा है और क्या करना है ऑपरेशन, ठीक है। डज नॉट डिफाइन इम्प्लीमेंटेशन, प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज़ को हाइड करना। इम्प्रूव मॉडुलैरिटी, मॉडुलैरिटी का मतलब क्या है, यानी कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि एक ही फाइल में हम सब मतलब कोड पूरा लिख दिया जाता है, इसमें स्ट्रक्चर मैनर में लिखा जाता है। एक फाइल कंट्रोलर की हुई कोई से भी, और एक फाइल अलग कंट्रोलर की होगी जो इन दोनों कनेक्ट करेगा, यानी कि इसमें अलग अलग फाइल्स में हम लोग बनाते हैं कोई भी चीज़ को, यानी कि ट्री फॉर्म में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी पे भी डिपेंड नहीं है ये इम्प्लीमेंट। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन इजी लैंग्वेज, ठीक है। इसमें ये इजी लैंग्वेज में आपको मैंने जो बताया है, इसके एडवांटेज देख लो। एडवांटेज ऑफ एडीटी, हाइड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक हाइड, जैसे प्रोग्रामिंग लिखी जाती है तो हमको पता नहीं होता कि उसमें क्या लिखा है, ठीक है, क्योंकि वो हाइड रहती है। और इजी टू मॉडिफाई कोड, यानी कि जो भी लिखता है उसको तो वो इजी टू मॉडिफाई उसमें कर सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में इजी टू मॉडिफाई हो सकता है, लेकिन हार्डवेयर में नहीं होता है, ठीक है। बेटर सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी भी ठीक होती है, ठीक है। रीयूजेबल कोड, इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा कोड ही दोबारा से लिख दिया जाता है, कोई कोई कोड ऐसा होता है जो जिसको हम रीयूजेबल कर सकते हैं, नहीं रीयूज कर सकते हैं कोड को, ठीक है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिट वन का, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो मैंने आपको बताई थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कोई भी एल्गोरिथम कितने टाइम में उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, और ये कोई ह्यूमन टाइम नहीं है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम है, ये हमेशा उस प्रॉब्लम पर डिपेंड रहता है, ठीक है। टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर टू अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिथम टेक टू एग्जीक्यूट एज ए फंक्शन of the size of the input. It help in analyzing and comparing algorithm based on their efficiently without considering machine speed or programming language. Time complexity is generally expressed using asymptotic notation such as big O, omega और theta notation. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही हम किसका यूज करते हैं इसमें, हम हमेशा असमटोटिक नोटेशन का करते हैं। असमटोटिक नोटेशन क्या करता था, असमटोटिक नोटेशन यही बताता था कि बेटर कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, ठीक है, या फिर ओमेगा हो सकती है, बी को हो सकती है, या थीटा हो सकती है, तो ये आपको बताएगा। और यह हमेशा प्रोग्राम पर डिपेंड रहता है, हम प्रॉब्लम जैसी होगी उस टाइप का हम एल्गोरिथम लिखते हैं इसमें, ठीक है।
इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, ये डिपेंड करेगा इनपुट साइज पर। जो भी प्रॉब्लम के इनपुट साइज होंगे तो उस पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। मेजर्स नंबर ऑफ ऑपरेशन, यानी कि हम उसमें ऑपरेशन कितने कर रहे हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर, इसमें हार्डवेयर का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। इसमें बस सॉफ्टवेयर की बातें हो रही हैं, ये हार्डवेयर से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक्सप्रेस यूजिंग, वही मैंने बताया, ओमेगा है, बीगो है, थीटा है, ठीक है। तो ये 3 नोटेशन होती हैं। यूज टू कंपेयर एल्गोरिथम, अगर इससे भी अच्छी कोई एल्गोरिथम है तो हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई अच्छा सलूशन मिल रहा है इससे भी बेटर, तो आप वहाँ जाओगे ना, उस सलूशन पर मूव करेंगे। तो कहने का मतलब यही है, ठीक है। टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी केस, जो जो बेस्ट केस बताया था, ठीक है। बेस्ट केस बीगो मतलब ओमेगा, बीगो ऑफ ओमेगा केस, जो लोअर बाउंड देता था और यह कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाता था। बिग ऑफ थीटा, ठीक है, थीटा नोटेशन, थीटा नोटेशन ये एवरेज केस, यानी एवरेज टाइम इसमें लगता था, एक बेस्ट केस। बिग ओ नोटेशन, ये बिग ओ है, ये थीटा है, और ये ओमेगा नोटेशन है, ठीक है। तीन तीन केस होते हैं इसमें, और ये 3 किस में भी होते थे, ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन में भी होते थे, आप वहाँ से याद कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 1 को कवर कर लिया है। यूनिट 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल AQTU में पूछे जाते हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो आपका यूनिट 1 बिल्कुल कवर हो चुका है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इनको इन सब क्वेश्चन को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट करिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहीं पर भी मैं थोड़ी बहुत गलती कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब टाइम कम है तो आप पढ़ते रहिए एंड एन्जॉय दिस सेशन, ठीक है। थैंक यू।